बच्चों सुप्रभात। आज हम शमशेर बहादुर कृत उषा कविता के काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। कविता के काव्य सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम भाव सौंदर्य संबंधी प्रश्नों की परिचर्चा हम पहले कर चुके हैं, भाव हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब आज काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कविता को देखें। कविता क्या है? उषा कविता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल की जरा लाल के सिर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देख जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो प्रस्तुत कविता में किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ इस पद्यांश की भाषागत क्या विशेषताएं हैं और किन उपमानों से पता चलता है कि गांव की सुबह का वर्णन है, तो यहाँ पर हम देखें। और तीसरा है भाव सौंदर्य संबंधी, इस भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कविता में किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो नीला शंख सुबह के लिए प्रयोग किया गया है। सुबह के आकाश के लिए नीला शंख जैसे, यानी साफ सुथरा स्वच्छता का पर्याय है। राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए किया गया है, क्योंकि सुबह सूर्योदय का काल का जो आकाश होता है, नभ होता है पूरा, उसमें हम देखें कि पूरी तरह से वह शीतलता परिपूर्ण होता है और उसमें वह शीतलता के कारण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। काली सिल का प्रयोग अंधेरे से युक्त आसमान की ओर किया गया है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक भोर की नमी युक्त वातावरण के लिए और उगते हुए सूरज जो लाल सूर्य है उसके लिए किया गया है। नीले जल में झिलमिलाती गौर दे, यहाँ नीले आकाश में उगता हुआ सूर्य है और सूर्य का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। कवि ने यहाँ पर नए उपमानों का जो प्रयोग, कौन कौन से नए उपमानों का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर कवि ने देखें, कवि ने विभिन्न नए उपमानों का प्रयोग बड़ी सहजता पूर्वक करते हैं। जैसे राख से लीपा हुआ चौका और बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो। इस तरह से ये नवीन उपमान है, नए उपमानों का पता चलता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि कवि ने अभी गीला पड़ा है आसमान की नमी और ताजगी की जानकारी देता है। काव्यांश में शंख जैसे में उपमा अलंकार है और बहुत काली सिल, इसमें बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसमें आकाश की पवित्रता व प्रातः के समय का मटमैलापन का यहाँ पर स्वरूप प्रस्तुत होता है। इस काव्यांश में हम नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने का बिंब से अधिक प्रभावित होते हैं और सुबह का आकाश साफ सुथरा होता है। नमी के कारण दृश्य हिलते हुए प्रतीत होते हैं। श्वेत सूर्य का बिंब आकाश में सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ पर उषा कविता के आधार पर सूर्योदय के ठीक पहले प्रकृति दृश्यों को बताइए। तो सूर्योदय के पहले आकाश का रंग शंख जैसे, शंख के समान नीला होता है। उसके बाद आकाश राख से लिपे हुए चौके के समान गीलापन लिए हुए होता है। सुबह की नमी के कारण यानी वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक लाल किरणें ऐसा मालूम होता है मानो
काले शिल पर थोड़ा सा किसी ने केसर डालकर उसे मल दिया हो, या फिर खड़िया किसी स्लेट पर मल दी गई हो। सूर्योदय के साथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गौरांग युवती का प्रतिबिंब झिलमिलाता हो। ऐसा कवि ने कहकर ये उषा काल के स्वरूप का, उसका प्रकृति का, रमणीयता का वर्णन करते हैं। उषा के आधार पर जादू टूटने का अभिप्राय। सूर्योदय के समय पूर्व का जो दृश्य, सूर्योदय से पूर्व का जो दृश्य है वह उषा काल का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोरम होता है। भोर का जो सूर्य होता है उसकी किरणें जादू के समान प्रतीत होती हैं, क्योंकि क्षण क्षण में बदलती हैं। इस समय आकाश के सौंदर्य में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो यहाँ पल पल परिवर्तित प्रकृति, पल पल प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। इसी की तरह पल पल परिवर्तित हो रहे हैं प्रकृति। और यहाँ नीले आकाश में शंख जैसे पवित्र होना और काली सिल में केसर को धुलना या डालना, उसे धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया का मसल देना, जैसे नीले जल में किसी गौरांग नायिका का बदन झिलमिल दे हो। और ऐसा प्रतिबिंब उषा काल का है, उषा का जादू के समान प्रतीत होता है। और ये सारे दृश्य सूर्योदय के उदित होने के पर्याय हैं। और सूर्योदय के उदित होने के साथ ये पर्याय हैं, यानी बदल जाते हैं। जैसे सूर्य उदित हो जाता है, वैसे ही ये उषा काल का जादू टूट जाता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसका आशय यह है कि सुबह का जो समय होता है अंधेरे से युक्त होने के कारण आकाश स्लेट के समान स्याहपन से युक्त होता है, श्यामल वर्ण से युक्त होता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणें, अरुणाभ किरणें से ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने काले स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। कवि आकाश में उभरे हुए लाल धब्बों के बारे में वह स्पष्ट करना चाहता है। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका को कवि ने इस प्रकार क्यों कहते हैं, इसे संज्ञा क्यों देते हैं? कवि का कहने का अभिप्राय यह है, शमशेर बहादुर जी कहने का अभिप्राय उनका है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश में जो नमी युक्त धुंधलापन होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो राख से लिपा हुआ चौका मटमैले रंग का है। और दोनों के रंग एक समान होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौके की संज्ञा दी है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, चौके लिपे जाने के कारण साफ सुथरा पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी साफ सुथरा, स्वच्छ और पवित्र होता है। यहाँ पर पवित्रता राख से लिपा हुआ चौके के लिए प्रयोग है। निर्मलता बहुत काली सिल जला से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। और उज्ज्वलता का जो पर्याय है, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। स्लेट या सिल का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंगों के बारे में क्या कहते हैं? कवि ने सिल और स्लेट के रंगों की समानता बताते हुए आकाश के रंगों से की है। इनकी समानता आकाश के रंगों से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला और कालापन होता है, श्यामल होता है। और थोड़ी ही दूर पर सूर्योदय हो रहा होता है और सूर्योदय की अरुणाभ लालिमा युक्त किरणें पूरे मंडल पर, आकाश मंडल पर तथा वसुंधरा में छाती है। और इस तरह से कवि ने इसकी तुलना कर दी है, उपमा दी है। उषा कविता में भोर की तुलना नभ की तुलना, भोर के नभ की तुलना किससे की है? तो यहाँ प्रातःकाल नभ की तुलना कवि ने राख से लिपे हुए चौके से की है। इस समय आकाश का नभ धुंधलका होता है। इस राख से लिपे हुए चूल्हे के समान, जैसे गांव का चूल्हा होता है वह मटमैला होता है, उसी प्रकार से चूल्हा
सूख जाने पर साफ सुथरा हो गया है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर इन तमाम तथ्यों के बारे में बताते हैं और स्पष्ट करते हैं किस तरह साफ सुथरा स्वच्छ हो गया। यहाँ पर कवि ने गांव के सुंदर सुबह का चित्रण और गतिशील बिंब योजना प्रस्तुत करते हैं। भोर के समय आकाश नीले संग की तरह स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। उसे राख से लीपे जाने के चौके के समान बताया गया है, जो सुबह की नमी के कारण होता है, और फिर यह लाल केसर से धोए जाने वाले के कारण सिल के समान प्रतीत होता है। कवि ने उपमा दी है, स्लेट पर लाल खड़िया मलने की उपमा दी है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश में मौजूद होते हैं। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले जल में किसी गौरांग स्त्री का स्वरूप झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होने के पश्चात ये आकाश का जादू ये टूट जाता है और सभी दृश्य एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं, इसमें गतिशीलता आ जाती है। और इस प्रकार से कवि ने भोर के नभ का वर्णन किया है। कवि ने इन नए उपमानों का प्रयोग करते हैं, ग्रामीण उपमानों का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से कवि ने प्रस्तुत किया। कवि ने पूरे काव्यांश में यहाँ काव्यांश में हम देखें कि उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का सुंदर बेबाकी से परिचय देते हैं। कवि ने प्रकृति का मनोहारी सुंदर चित्रण किया है। कवि ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी की सहज अभिव्यक्ति की है। और इसके साथ हम कविता में देखें वो माधुर्य गुण का आगमन हुआ है, और यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से सरलीकृत सरल भाषा का सुंदर सहज और मनोरम प्रयोग कवि ने किया है। तो यहाँ पर शंख जैसे में उपमा अलंकार आदि का प्रयोग कवि ने करते हैं, कवि ने किया है। और ये जादू है, सौंदर्य का जादू है, प्रभात का जादू है, मनोहारी स्वरूप का, प्रकृति का सुंदर चित्रण है। ये पल पल परिवर्तित प्रकृति व सुमित्रा नंदन पंक्तियों को कवि ने यहाँ पर साकार की है, या उससे हम इसे समानता स्थापित कर सकते हैं। किस तरह प्रकृति प्रातःकाल सूर्योदय में पल पल परिवर्तित हो रहे हैं, पल पल प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है, यहाँ पर ये तथ्य उपस्थित किया गया है। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।